हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसके हमने चारों स्टेप्स अब तक देख लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे और एंड में हमने एक चीज़ देखा था कि जो टोटल गेन था हमारा, बात करें एटीपी की फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यूकैरियोट्स में था वो 36 to 38 एटीपी, और प्रोकैरियोट्स में था वो 38 एटीपी। और इसके पीछे रीजन ये था कि इसमें शटल एब्सेंट होता है, शटल्स आर एब्सेंट, यानी जो यूकैरियोट्स थे इसमें ग्लाइकोलाइसिस के एनएडीएच की जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है जिसकी वजह से वो ईटीएस में एंटर करता है, तो उसके लिए इसमें अलग से पाथवे होता है जिसमें उसका कुछ का कन्वर्जन हो जाता है। इस वजह से जो नेट गेन होता है एटीपी का वो वेरी करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई शटल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी एक एनएडीएच की जितनी कैपेसिटी है एटीपी प्रोवाइड करने की वो टोटल प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा कि हमें कितने डिफरेंट सेल्स में हमें कितने एटीपी मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि ये जो 38 और 36 एटीपी आया ये कैसे आया। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कंडीशन माननी पड़ती है। इसके लिए हम एक आइडियल कंडीशन बनाएंगे जिसको लेके हमें स्टडी करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो कंडीशन की बात करें तो इसमें पहली कंडीशन आ जाएगी आपकी कि हमने ग्लूकोज ही लिया है सबस्ट्रेट की तरह, यानी जो हमारा इनिशियल रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है पहला ग्लाइकोलाइसिस, उसमें ग्लूकोज का ही कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फर्दर वो कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन में हमने सिर्फ ग्लूकोज को ही लिया है सबस्ट्रेट के रूप में। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, फैट्स एंड प्रोटीन्स ही यूज होते हैं। तो उसकी जगह हमने सिर्फ एक कंडीशन लेके हमने ग्लूकोज ले रखा है। इसके अलावा बात करें तो सेकंड कंडीशन कहती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ये हो गया, मैंने पहले भी बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है वो ये नहीं बताती कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। उसके बाद की रिएक्शंस बताते हैं कि ये प्रोसेस एरोबिक हो रही है या एनारोबिक। तो ये हम जो पूरा कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारा एरोबिक के लिए, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना है वो लिंक रिएक्शन ही करे, और लिंक रिएक्शन के लिए उसको ज़रूरी है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करे। तो हम ये ऐसी कंडीशन मानेंगे कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना और वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो जो भी इस रिएक्शन के स्टेप्स में इंटरमीडिएट्स आते हैं, लाइक ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमें तो चाहिए पायरुवेट, ग्लूकोज से स्टार्ट किया, एंड में चाहिए हमें पायरुवेट। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो उसके बीच के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो इंटरमीडिएट है। तो वो जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, इंटरमीडिएट्स आर नॉट यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ other molecules। यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। यानी ये रिएक्शन जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस की जो बेसिक रिएक्शन है, उसी में वो फर्दर प्रोसीड कर रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से कोई जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कोई अदर मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, उससे सिर्फ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही बन रहा है। हम ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि जब हम एम्फीबॉडी प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका फर्दर इंटर कन्वर्जन भी होता है बॉडी की नीड पे,
वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में इसको रखा गया है। तो जब उसको जरूरत होगी कि इसको फैट चाहिए तो वो ग्लूकोज का ही यूज करके, इन प्रोसेस को यूज करके वो फैट में कन्वर्ट कर लेती है, फिर उसका फर्दर यूज करती है। तो वो तो हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इसमें तीसरे में हमें बस यही देखना है कि जो भी इसके इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं रेस्पिरेशन के रिएक्शंस के, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में यूज नहीं हो रहा है। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन की बात करें तो सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं इन सीक्वेंस। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा होता है कि इनिशियली जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, सीक्वेंस में स्टेप्स पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि एक्चुअल बॉडी में भी वो ऐसी ही स्टेप्स एग्जिस्ट करती है। जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, सेकेंड लिंक रिएक्शन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, एंड फोर्थ ईटीएस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। पर रियल बॉडी में ऐसा नहीं होता। उसमें होता क्या है कि बॉडी की अलग अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं, कॉन्शियस इन्वायरमेंट नहीं होता, अलग अलग नीड्स होती हैं। तो जब उसको दूसरी चीज़ की नीड होती है तो उस हिसाब से वो वेरी कर जाता है। ये सीक्वेंस में परफॉर्म नहीं होते एक्चुअली। मतलब ऐसा नहीं कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो उसके बीच बाद के जो स्टेप्स है वो परफॉर्म नहीं होते, वो भी हो रहे होते। कहीं ना कहीं अगर बॉडी को बहुत ज़्यादा एटीपी चाहिए तो वो ग्लूकोज का ना यूज करके, फैट का, प्रोटीन का यूज करके वो डायरेक्ट ईटीएस में, मतलब बीच के लिंक रिएक्शन वगैरह के जो अदर इंटरमीडिएट्स हैं उनका यूज करके दूसरे मॉलिक्यूल में इंटर कन्वर्जन करके ईटीएस से एटीपी की सिंथेसिस कराता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी कंडीशंस हमने मानी है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। हमने बस इसको स्टडी के लिए, ताकि हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें कि 38 एटीपी कैसे है, इस वजह से हमने ये कंडीशंस मानी है। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में एटीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि आपको रेस्पिरेशन के इनिशियल से जितने भी रिएक्शंस हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये 3 मस्ट है। इसके जितने भी स्टेप्स हैं, जितने फर्दर जो भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उसमें कहाँ पे और कितनी एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 की सिंथेसिस हो रही है, वो हमें याद रखना है। उसी के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। और चूंकि जो एटीपी, एनएडीएच2 और एफएडीएच2 की जो सिंथेसिस हो रही है वो इन्हीं तीनों रिएक्शन से हो रही होती है। ईटीएस में तो हम उसका कन्वर्जन करा रहे होते हैं। ईटीएस की वजह से वो ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम उसका कन्वर्जन करा रहे होते हैं एटीपी के फॉर्म में। तो ये हमें इसकी बेसिक रिएक्शन से पता चलती है। हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप्स। स्टेप्स की बात करें तो इसमें पहला आएगा आपका ग्लाइकोलिसिस। ये कॉमन रिएक्शन होता है एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस में। सेकेंड की बात करें तो हो जाएगा आपका लिंक रिएक्शन। इनकी ये प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होती है ये हमें ध्यान रखना है। इनकी लोकेशन, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है लिंक रिएक्शन, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल। तो इसकी हमें लोकेशन ध्यान रखना है, ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गए स्टेप्स। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स की। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, ये जितना भी हम कैलकुलेशन अभी करेंगे वो होगा फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पता चले तो उससे हमें डिफरेंट कितने भी मॉलिक्यूल दे दो ग्लूकोज को तो उससे कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। इस वजह से हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये सारी प्रोसेस, सारे एटीपी कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में होता है हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 1 टर्न होता है। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टार्ट हमने 1 टर्न नहीं किया था, जब तक उसका फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्शन नहीं हुआ था। उससे पहले प्रोसेस 1 ही टर्न चल रही थी।
हमने स्टार्ट तो टर्न के लिए किया था ना ओवरऑल देखा जाए तो, पर वो बीच से रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका PgAl एंड दूसरा होता है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो वहां से चूंकि वो दो सबस्ट्रेट हो गए, हमने स्टार्ट किया था एक सबस्ट्रेट था वो था ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक टर्न से स्टार्ट हुआ पर बीच में उसमें फर्दर दो सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहां से वो रिएक्शन 2 टाइम चलेगा, ये ध्यान रखना। पर हमने स्टार्ट किया था एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, तो ये हो जाता है हमारा एक टर्न। लिंक रिएक्शन की बात करें तो ये इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसमें कितने मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट दिए। चूंकि बीच के स्टेप से उसके 2 टर्न्स हो जाते हैं, तो इससे हमें ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 पाइरुवेट मिलता है। 2 पाइरुवेट मिले यानी 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिले, यानी 2 टर्न्स वो साइकिल चलेगी। ये इसके टर्न्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो जाएंगे। सेम प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में भी होती है, हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिले, तो जो क्रेब्स साइकिल की पूरा इंटरकन्वर्जन होता है फाइनल ऑक्सैलो एसीटेट में, तो वो वहां तक ये पूरी प्रोसेस, चूंकि हमारा सबस्ट्रेट दो मॉलिक्यूल था, तो हमने इस पूरे जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पूरी साइकिल को चलने के ये 2 टाइम्स होता है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के बाद। अब बात करते हैं हम ATP की एट SLP का मतलब हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी ETS में या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करने से पहले वो जितनी ATP बना लेता है इन रिएक्शंस के टाइम में, उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपको ध्यान हो तो PgAl की बात तो एक तो ATP की सिंथेसिस होती है, चूंकि और वो भी 2 ATP की सिंथेसिस होती है, और उसमें भी चूंकि वहां से वो टर्न्स 2 टाइम हो जाता है, तो हमें टोटल ATP मिलता है यहाँ पे 4। 2 मिला हमें PgAl से और 2 मिला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। यहाँ से आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके बाद से सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं। तो वहाँ पे PgAl हम ऐसे देख सकते हैं कि एक PgAl बना, ठीक है, DHAP। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी कि किस स्टेप में कहाँ से रिएक्शन बन रही हो, तो आप ग्लाइकोलाइसिस में देख सकते हैं। तो इसका ये तो हमने स्टार्ट किया था एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, बीच में हमारा इंटरमीडिएट मिला ये। इसका जो फर्दर कन्वर्जन हो रहा था पाइरुवेट में, तो इससे हमें मिलती है 2 ATP की सिंथेसिस होती है PgAl के लिए। ये अभी मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रही हूँ। इससे और DHAP से कन्वर्जन हो रहा है पाइरुवेट में, ये भी इसी में कन्वर्ट होता है, तभी तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलता है पाइरुवेट, जिसकी वजह से बाद के रिएक्शंस के टर्न्स 2 टाइम्स हो जाते हैं। तो यहां से हमें 2 ATP मिला, ठीक है। तो हमें जो नेट गेन हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, हमें 4 ATP मिलता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका 4 ATP, ठीक है। सेम प्रोसेस 2 पाइरुवेट बना, ठीक है, 2 पाइरुवेट से कन्वर्जन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर आपको ध्यान हो तो लिंक रिएक्शन में कोई भी SLP पे ATP की सिंथेसिस नहीं होती है, इसमें सिर्फ हमें एक NADH मॉलिक्यूल मिलता है। तो यहाँ पे हमें ATP मिला, वो हो गया आपका 0। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो एक टर्न के लिए हमने कैलकुलेट करा था कि एक जगह ATP मिल रही थी। चूंकि ये प्रोसेस 2 टर्न्स चलती है, तो SLP भी हमें टोटल ATP मिलता है 2 ATP। ये हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमें टोटल ATP कितना मिला है। तो ये हो गया आपका 4 हो गया ग्लाइकोलाइसिस में। लिंक रिएक्शन में हो गया आपका 0, इसमें कोई हमें SLP पे ATP नहीं मिलता। क्रेब्स साइकिल में होते हैं आपके 2, एक टर्न में हमें 1 मिलता है, चूंकि टर्न्स 2 टाइम्स हो गए, तो हम वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 2 ATP मिलता है। अब बात करते हैं हम ATP एट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस पे ध्यान देना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी जो हमारा लास्ट स्टेप था, यानी इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि NADH और FADH2 से कितने ATP मिलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक NADH से, ये लास्ट क्लास में इसकी बात की थी, हमें 3 ATP मिलता है।
और एक FeDH2 से हमें 2 ATP मिलता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने ATP मिलते हैं। तो सेम प्रोसेस, हमने PgAl लिया और DHAP लिया, इसका कन्वर्जन हुआ पायरुवेट में, इसका भी हुआ, ये 2 मॉलिक्यूल होंगे। इन दोनों का आपस में भी इंटर कन्वर्जन होता है। तो अगर ये आपस में भी इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो ये अगर DHAP कन्वर्ट हो गया PgL में तो यहाँ पर 2 PgL हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है जब सबस्ट्रेट 2 है प्रोडक्ट भी 2 आना चाहिए, उस हिसाब से फाइनल जो मॉलिक्यूल होंगे। तो हमें एक प्रोसेस में मिलता है हमें एक NADH और एक DHAP का कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे भी मिला हमें NADH। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, हमें जो ATP मिला, सॉरी NADH मिला, वो 2 मिला। ठीक है, हमें मिला 2 NADH। और इससे लास्ट क्लास में मैंने बात की थी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ठीक है, वो अलग अलग सेल्स के लिए, सेल टाइप के लिए अलग अलग पार्ट्स में होता है। तो उसमें क्या होगा कि कुछ का कन्वर्जन हो गया FeDH2 में, और कुछ हो सकता है वो डायरेक्ट अगर उन्होंने मैलेट एस्पार्टेट शटल में के थ्रू अगर वो ETS में एंटर कर रहा है तो उसमें वो सेम रहेंगे और उसमें वो ज़्यादा एक्टिविटी दे सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जा रहा है तो उसमें ये हो गया GPS हो गया, यानी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, बस मैं ऐसे ही एडजस्ट करने के लिए लिख रही हूँ। तो अगर वो इस प्रोसेस से एंटर कर रहा है ETS में तो हमें मिलेगा 4 ATP। ये 4 ATP कैसे आया? GPS में क्या होता है, 2 NADH हमने लिया, ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 FeDH2 में। ठीक है, जब वो इस प्रोसेस से एंटर कर रहा है तो ठीक है, और 2 FeDH2 हमें पता है कि एक FeDH2 से हमें 2 ATP मिलता है, तो 2 से हमें कितने मिलेंगे? 4। तो GPS में हमें 4 ATP मिलता है। पर अगर हम बात करें मैलेट एस्पार्टेट शटल की तो उसमें क्या होता है, हमने 2 NADH की एंट्री करा है, इसमें वो NADH की फॉर्म में रहता है, उसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। तो 2 NADH हमें मिला, और यहां से हम देख सकते हैं कि एक NADH से हमें 3 ATP मिल रहा है, तो हमें 2 NADH से कितने मिलेंगे? 6। तो यहां पे हमें मिला, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें मैलेट एस्पार्टेट शटल से 6 ATP मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं कि हमें 10 ATP मिलेगा, या तो वो जो NADH है इस प्रोसेस से जाएगा या फिर इस प्रोसेस से जाएगा। अगर इससे एंटर करा तो हमने 4, MS से एंटर करा तो 6 ATP। तो यहीं से वेरिएशन आता है कि वो 36, यहाँ पे हम और लगाएंगे, यानी ये दोनों में को एंटर नहीं करता है, एट अ टाइम वो किसी एक में एंटर करेगा। GPS में गया 4 ATP, अब मैलेट एस्पार्टेट में गया तो 6 ATP। ये हमें ध्यान रखना है। लिंक रिएक्शन की बात करें तो एक स्टेप में हमें NADH मिलता है, एक सिंगल, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स 2 है। ठीक है, तो हमें 2 NADH मिला, हमें 2 NADH मिला इसमें, और अगर 2 NADH मिला तो एक से हमें 3 दे रहा है, तो 2 से हमें 6 ATP देगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये 2 NADH है, सिंगल टर्न की नहीं है, यहाँ से कंपेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में फिर बहुत डाउट्स आते हैं। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो एक टर्न में हमें 3 NADH मिलता है, ये ध्यान रखना। एक टर्न में 3 मिला, हमने 2 टर्न कराए तो ये 6 NADH मिल जाएगा हमें टोटल। ठीक है, और एक टर्न से हमें एक FeDH2 मिलता है, यानी हमें इस पूरे 2 टर्न के लिए हमें 2 NADH मिलता है, सॉरी FeDH2 मिलता है। यहाँ पे जो हमने
जो NADH और FADH लिखा है ये 2 टर्न्स के लिए है, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पहले से ही अलग अलग करके लिख रखे हैं। तो 2 टर्न्स के लिए 6 NADH मिल रहा है क्रैब्स साइकिल में, और क्रैब्स साइकिल में 2 टर्न्स के लिए हमें 2 FADH मिल रहा है। तो ये हो गया NADH। अब ATP की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक NADH के लिए 3 है, तो 6 के लिए कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिलता है 18 ATP। 6 NADH है क्योंकि एक से हमें 3 देता है, ठीक है। FADH2 की बात करें तो एक FADH2 से हमें 2 ATP मिल रहा है, तो 2 से कितना मिलेगा, 4, यानी टोटल हमें यहाँ पे कितनी ATP मिल रही है, 22। यानी 2 टर्न हमने लिया क्रैब्स साइकिल का, उसमें हमें टोटल 22 ATP मिला। यानी एक टर्न के लिए हमें कितना चाहिए, सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें 11 ATP मिलेगा। अगर हम क्रैब्स साइकिल के सिर्फ एक टर्न की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि होता क्या है इसमें बीच में ऐसे ओवरऑल जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिंपल सा ये पूछते कि फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कई बार ऐसा होता है कि लिंक रिएक्शन के किसी बीच का जो स्टेप है, लिंक रिएक्शन में वैसे एक ही स्टेप होता है। क्रैब्स साइकिल की बात करें तो जो इसके बीच के इंटरमीडिएट्स हैं वहां का कोई प्रोडक्ट दे दिया, तो वहां पे जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम दे दिया, वो बीच का कोई इंटरमीडिएट है, वहां के बाद से बोलेगा क्वेश्चन है कि इसके बाद से एटीपी की सिंथेसिस नंबर ऑफ एटीपी क्या है। तो अगर हमें पूरे स्टेप्स पता हो कहाँ पे कितनी एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, सबस्ट्रेट का नाम पता हो, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, तो हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें बीच से भी कहीं से भी पूछा जाए कि हमें टोटल जो एटीपी का गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है। ये हो गया आपका एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल पे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में 4 मिला था, लिंक रिएक्शन में कोई नहीं कुछ नहीं मिलता, क्रैब्स साइकिल में हमें 2 मिला था फॉर 2 टर्न्स। अब बात करते हैं हम एटीपी कंज्यूम्ड की। कंज्यूम्ड एटीपी की बात करें यानी इसका मतलब ये हो गया कि किस रिएक्शन को हमने प्रोसीड करने के लिए फर्दर उसका कन्वर्शन होता है रेस्पिरेशन के रिएक्शन में, तो हमने किस स्टेप्स में एटीपी का यूज किया, सिंथेसिस। मैक्सिमम स्टेप में हमने सिंथेसिस देखी थी, पर कुछ स्टेप्स थे जहाँ पे एक्चुअल एटीपी का यूज हुआ, वो बेसिकली होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो इसकी जो स्टार्टिंग का स्टेप होता है ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एक एटीपी वहाँ पे हो गया। और दूसरा होता है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट में, तो वहाँ पे हमें एटीपी देनी पड़ती है। तो हमने एटीपी का यूज कितना करा, वो हो गया आपका 2 एटीपी। और इसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे वो लिंक रिएक्शन है या फिर क्रैब्स साइकिल, इसमें हम कहीं भी एटीपी का यूज नहीं करते हैं तो रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराने। तो ये हो गया कि हमने कहाँ पे कितनी एटीपी का सिंथेसिस करा है एसएलपी एट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, और कहाँ पे हमने यूज करा है एटीपी का, वो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में होता है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये वाला कि दोनों नहीं होते हैं, सबसे जरूरी है, क्योंकि ऐसा देख के लगेगा कि दोनों हो रहे हैं। एट अ टाइम कोई एक होगा, अगर जीपीएच से हुआ तो 4 एटीपी देगा और एमएस से होगा तो 6 एटीपी। तो ये हो गया आपका अलग अलग लेवल पे एट एसएलपी पे हमें कितना मिला एटीपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से हमें कितना मिला, हमने कंज्यूम कितना करा वो ये, और ये हम जो कंज्यूम करते हैं बेसिकली वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में होता है। अदर जो रिएक्शंस है लिंक रिएक्शन या फिर क्रैब्स साइकिल, इसमें हम कहीं भी एटीपी का खर्च नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम टोटल गेन की बात करें इसमें, तो हमने 2 एटीपी खर्च करा है ग्लाइकोलाइसिस में और हमें एटीपी मिल कितना है 4, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 2 एटीपी। 2 खर्च करा हमें 4 मिला,
सिर्फ हम अभी SLP की बात कर रहे हैं, अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात नहीं कर रहे। तो हमें टोटल मिला 2 ATP। इसके अलावा अगर इन दोनों पाथवे से वो एंटर कर रहा है, अगर उसने एंटर करा ग्लिसरॉल फॉस्फेट से, तो हमें टोटल मिलेगा ATP 6। और अगर उसने मैलेट एस्पार्टेट शटल से एंटर करा तो ये हो जाएगा आपका +6, यानी ये हो जाएगा आपका 8 ATP। ये हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें कितना ATP मिला, तो 6 हो जाएगा या फिर 8 हो जाएगा। लिंक रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमें SLP पे कोई फॉस्फोरिलेशन हो नहीं रहा है, जो मिला हमें वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में मिला। तो और कुछ भी हमने इसमें इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, लिंक रिएक्शन को, हमने कोई भी एनर्जी का यूज नहीं करा है। तो इसमें जो हमें टोटल नेट गेन मिलेगा वो हो जाएगा आपका 6 ATP। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में मिला हमें 6 और 8 ATP, और इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमें टोटल गेन होगा, 2 हमने खर्च करा, 4 मिला, तो हमें प्रॉफिट हुआ 2 ATP का। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव में हमें मिल रहा है या तो 4 या फिर 6, और अगर 4 मिल रहा है तो इससे हमें गेन हो रहा है 2 का, तो 2 + 4 6 हो जाएगा। और अगर वो मैलेट एस्पार्टेट शटल में जा रहा है तो 2 + 6 वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला हमें 6 और 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में। लिंक रिएक्शन में हमने ना कुछ खर्च करा है, ना इसमें हमें मिला है कुछ भी SLP पे, तो इसमें हमें टोटल गेन हो रहा है 6 ATP। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो इसमें हमें मिला था सिर्फ ऑक्सीडेटिव में 22, SLP में मिल रहा है हमें 2, और हमने यहाँ पे कुछ भी खर्च नहीं करा है, यानी इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें कोई एनर्जी बाहर से देनी नहीं पड़ेगी। तो जो हमें टोटल मिल रहा है यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 ATP। ये हो जाएगा आपका क्रेब्स साइकिल के लिए, ठीक है। 2 मिला SLP पे और 22 मिला हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अगर हम इसको टोटल करें कि हमें कितना मिला इस पूरे प्रोसेस में ATP की, तो वो होगा आपका, अगर 24 + 6 30 +6 करेंगे, यानी अगर वो एंटर करा है ग्लिसरॉल फॉस्फेट में तो हमें मिलेगा 36 ATP। और अगर उसने एंटर करा है मैलेट एस्पार्टेट शटल में तो 24 + 6 30 + 8 38। तो ये हो गया हमारा नेट गेन कि हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कितने ATP मिल रहे हैं। और चूंकि प्रोकैरियोट्स में ये वाली प्रोसेस नहीं होती है, ये होता ही नहीं, वो 2 NADH है, एंटर करता है ATS में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये 2 NADH डायरेक्टली हमें देता है 2 NADH हमें 6 ATP मिल रहा है। और अगर हमने 6 को कंसीडर करा है यहाँ पे, और प्लस यहाँ से नेट गेन अगर हम 2 कर रहे हैं तो वो 8 हो जाएगा, ये 6 रहेगा ही नहीं। मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ, तो अगर यहाँ पे कोई फर्दर 6 है नहीं तो जो हमें टोटल गेन मिलता है वो 38 होता है। पर चूंकि ये हमने पूरी प्रोसेस यूकैरियोट्स के लिए करा है तो यहाँ पे हमें 6 और 8 ATP मिलता है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरी कैलकुलेशन सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए है। ये हो जाएगा आपका चार्ट, इसमें हमने पूरे प्रोसेस को अलग अलग कर दिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आती है। तो इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि एक NADH हमें 3 ATP मिल रहा है और एक FADH2 से 2 ATP मिल रहा है। तो वहाँ से और किस स्टेप में हमें कितने ATP मिल रहे हैं कहाँ पे, वो ध्यान रखना है। तो उस वजह से उससे हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें टोटल गेन कितना होता है पूरी रेस्पिरेशन में फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये मास्टर